नमस्कार, मैं जागोर जगाव से मनी कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रुमाल सिंह जी और साथ में मौजूद हैं उपकार बावरा, बसपा नेता। वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और जिन घटनाओं को लेकर के सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे राजस्थान की घटना है या इसके अलावा सरकार नई नई योजनाएं लेकर के आ रही है, उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव का इन घटनाओं का क्या असर रहेगा उस चुनाव को लेकर के, तो इस विषय पर हम हमारे दो वक्ता साथी हैं, दोनों से चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है प्रोफेसर रुमाल सिंह जी से। सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आई है और राजस्थान के चुनाव में इस योजना का क्या असर रहेगा? प्रोफेसर रुमाल सिंह जी। धन्यवाद मनी कुमार जी। जैसे केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेके आई है, उस अग्निवीर योजना को जैसे ही लागू किया गया तो युवाओं में इसके प्रति बड़ा भारी रोष रहा और उस रोष के साथ विरोध प्रदर्शन भी हुए। उन्होंने विरोध किया इस बात का कि 4 साल की नौकरी के बाद पेंशन भी नहीं है। तो इस बात से को लेकर पूरे देश के युवाओं में बड़ा विरोध प्रतिशोध भी हुआ और उसको लेकर के युवाओं में एक ऐसी योजना आ गई कि सरकार कहीं ना कहीं हमारा अनहित चाहती है। इसलिए जो जैसा आप कह रहे हैं कि राजस्थान चुनाव में इसका केंद्र सरकार के प्रति क्या असर रहेगा, तो जो केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उस सरकार के प्रति युवाओं का विरोध देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी युवा हैं वो सभी बीजेपी से अलग हो सकते हैं और इसका फ़ायदा अन्य दूसरी पार्टियों को हो सकता है। उपकार बावरा जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जो नई योजना सरकार लेकर आई है, आपको क्या लगता है कि इसका असर, जैसे नौजवान विरोध कर रहे हैं चारों तरफ से और जो चुनाव आ रहे हैं, क्या नौजवान सरकार के विरोध में जाएंगे? वोटिंग जो हो रही है उसमें होगी या सरकार के पक्ष में जाएंगे? देखिए, देश आज दुविधा में है। आज की जो परिस्थितियां हैं, खासकर युवाओं को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, खासकर तब जब चुनाव होते हैं, तब एक एजेंडे के तहत काम करती है। ये जो अग्निवीर योजना ये सरकार लेकर के आई है, मैं मानता हूं कि इससे कहीं ना कहीं युवाओं में एक आक्रोश, एक प्रतिशोध उत्पन्न हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि ये कब तक बना रहता है, क्योंकि हुआ क्या है, पिछली बार पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा कि जैसे सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, उस समय लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था उस चीज के प्रति, लेकिन वो आक्रोश सरकार के खिलाफ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। उसके बाद कोरोना के दौरान हम लोग देखें, कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा आलोचना सरकार की हुई, लेकिन उसके पश्चात जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो वो जो एक विरोध था वो वोटों में कन्वर्ट ना होकर के वो भाजपा के समर्थन में रहा। तो इस चीज का ये देखना होगा कि ये विरोध लोगों के अंदर कब तक बना रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आते हैं तब तब एक नया एजेंडा खड़ा कर देती है और वो जो पुरानी चीजें हैं वो लोग भूल जाते हैं। तो ये जो अग्निवीर योजना सरकार ने लागू करी, इससे मैं मानता हूं, इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं गरीब वंचित समाज के लोग आर्मी में जाते थे। आर्मी में कोई धन्ना सेठों का बच्चा नहीं जाता है। आर्मी में सिपाही पद पे गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे जाते हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि इस सरकार ने इस गरीब किसान और मजदूर लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से इनको मतलब दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए नीति पूर्ण रूप से लागू करी गई है। और देखो, तब जब देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है तब इस तरीके की योजनाएं लागू करी जाती हैं। ये शॉर्ट टर्म योजनाएं हैं, इसमें सरकार को पूर्ण रूप से फायदा है। तो
यहाँ मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ कि इस चीज का सबसे ज्यादा खामियाजा जो है देश के नौजवान साथियों को भुगतना पड़ रहा है आज के समय में। और आपके हरियाणा में भी देखने को सुनने को मिल रहा है कि कई लोगों ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है, कई युवाओं ने। तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हाँ, सुसाइड तो के भी पड़ा है। बहुत सारे केस आए हैं प्रभाव सामने। प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन ये कहना जो है कहीं ना कहीं इसमें भी जल्दबाजी होगी कि ये वोटों में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी। जी। उपकार उपकार बावरा जी, मेरा एक अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में दो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी। वो कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, लेकिन दोनों पार्टियों में आपस में झगड़ा भी चलता रहता है। जैसे अशोक गहलोत और पायलट के बीच में झगड़ा रहा, और बीच बीच में एक दूसरे के ऊपर उनका शीत युद्ध चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार जो वसुंधरा राजे है और उनके साथ में सतीश पूनिया बीजेपी से हैं, दोनों नेता, दोनों में भी आपस में झगड़ा रहता है। तो इस झगड़े के बीच में जैसे कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा है, उसमें और भी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है और साथ में आरएलपी है, वो भी मेहनत कर रही है अपनी तरफ से। तो इन दोनों के झगड़े में और ये जो वर्तमान में सिनेरियो बना हुआ है, जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इसका फ़ायदा इन दोनों पार्टियों को, बीजेपी कांग्रेस के अलावा आरएलपी और बीएसपी को फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, फायदा मिल सकता है अगर फायदा लेने की आपकी नियत हो तो। कुल मिलाकर के मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि कमियां खामियां जहां होती हैं, वहां अगर आप में गट्स हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। अभी जैसे राजस्थान में आपने बताया कि भाई आपस में गुटबाजी सभी दलों में होती है, यहाँ तक कि और जो अन्य दल हैं उनमें भी गुटबाजियां होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, या कोई और अन्य दल हो। तो हर खेमे में अंदरूनी रूप से अपने वर्चस्व की लड़ाई हर कोई नेता लड़ रहा होता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप उनकी वर्चस्व की लड़ाई को किसी तरीके से अपने पक्ष में कर लें, तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता है। देखना यह होगा कि जो अन्य दल हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो जो है दूसरा दल हो, तो अगर वो दल उनकी कमियों खामियों से सीख करके उनका किसी तरीके से लाभ ले जा सकते हैं, तो कुछ उनको फायदा हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपका कहना है कि अगर वो मजबूती से लड़ते हैं और बिल्कुल, इन बातों को अगर वो भुना पाते हैं, तो वो फायदा ले सकते हैं। जी, प्रोफेसर रुमाल सिंह जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? कौन सी पार्टी, क्या दूसरी पार्टियां दोनों पार्टियों की लड़ाई में फायदा उठा सकती हैं? मणि कुमार जी, जैसा ये कहावत भी प्रचलित है जी, जहाँ दो व्यक्ति लड़ रहे हों, वहाँ तीसरे को फायदा मिल सकता है, वो यदि फायदा लेना चाहता है तो। जैसे उपकार बावरा जी ने कहा कि यदि आप में सामर्थ्य है, आप उस झगड़े का एक वो उसको फायदा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार का हमें फायदा नहीं होगा। तो इसको हम दूसरे के झगड़े को भुनाने के लिए हमें अपनी जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या जैसे बसपा पार्टी है, उसको थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है, तो उसको उनको फायदा मिल सकता है। उपकार जी, जो वर्तमान में जो घटनाक्रम उदयपुर में घटी है, कन्हैयालाल की एक निर्मम हत्या की गई 2 लोगों के द्वारा, जिसमें दोनों मुसलमान समुदाय से थे। बात ये नहीं है कि वो किस समुदाय से, इससे पहले जैसे हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आई। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं नौजवान जो इस घटना को अंजाम देते हैं, वो किसी न किसी विचारधारा से कट्टरपंथी, जिसको आप कह सकते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो क्या चुनाव में इन घटनाओं का असर हो सकता है? बिल्कुल, इन्हीं घटनाओं का तो असर हो रहा है। आप आज देख लीजिए, देश की प्रत्येक नागरिक की जो आज मेंटेलिटी बन गई है, वो एक कट्टरवादी जो है सोच के तहत जी रहा है। और उस सोच को उत्पन्न करने में मैं समझता हूं कि यहाँ के नेताओं का, देश की सरकार का बहुत बड़ा रोल है। देखिए,
जिस प्रकार की सत्ता देश में होती है उसी जी प्रकार की विचारधारा को बल मिलता है। मैं समझता हूं कि आज देश में कट्टरपंथियों की सरकार है, तो उसी के अनुरूप ये चीजें हो रही हैं, क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमने पढ़ा था। और ये हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी रहे हैं आज के दौर में। आज देश की आधे जी से ज्यादा पॉपुलेशन, आधे से ज्यादा जनसंख्या को सरकार ने इस तरीके से जो है अपने कब्जे में करके उसको एक मैं कहूंगा अंधभक्त बनाने का जो काम किया हुआ है, उसका ये नतीजा है कि इस तरीके की गतिविधियां आज देश में हो रही हैं। आज देश का हर दूसरा आदमी जी हिंदू मुस्लिम की आग में जल रहा है, तो ये सरकार की खामियों का नतीजा है, सरकार की देन है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हम लोग देख रहे हैं देश में धार्मिक उन्माद बढ़ चुका है, मस्जिदें ढाई जा रही हैं, मंदिरों में मतलब इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अभी खैर ये तो जो अभी हाल ही में घटना घटी है राजस्थान में, ये मैं समझता हूं जी कि एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जी तत्काल ही जो है राजस्थान में और गुजरात में चुनाव हैं, तो जब जब चुनाव हुए हैं इस तरह की गतिविधियां हुई हैं और इसका फायदा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जी मैं तो उसको मानता हूं, समझता हूं। और इसी चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं पुलवामा अटैक कराया जाता है, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब कोरोना के दौरान कोरोना बता करके जो है देश में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब हिंदू और मुस्लिमों में एक अलगाव पैदा कर दिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये तब तक चलती रहेंगी जब तक देश के नौजवान साथी, देश की पॉपुलेशन मानवता के विषय में नहीं सोचेगी। आज देश में सबसे जी ज्यादा जो चीजें देखने को मिल रही है वो ये है कि हर कोई व्यक्ति एक गंदी मानसिकता के तहत चल रहा है। गंदी मानसिकता मतलब एक दुश्मनी वाली मानसिकता, एक द्वेष वाली कुल मानसिकता। मिलाकर के आपका जो कहना, आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें लोग कट्टर हो रहे हैं, बिल्कुल कट्टरपंथी कट्टर हो ज्यादा गए। देखने में मिल रही है, चाहे कोई किसी भी धर्म की बात करे। जैसे वर्तमान का जो सिनेरियो उदयपुर का आपके सामने आया, उससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं वो एक कट्टरपंथी के कारण ऐसा हुई है, आप सबका आप ये कहना। आप इस चीज को तो इस जितेंद्र तरह की मेघवाल जैसे घटनाओं को विद्वान, कैसे रोका जा सकता है? देखिए इस तरह इस की तरीके घटनाओं की को कैसे, घटना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो राजस्थान में एक जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, काफ़ी चर्चा का विषय रहा, लोगों में इस बात को लेकर के रोष था। और उसको मारने वाले भी अगर हम कहें, अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो वो भी हिंदू है, जितेंद्र मेघवाल, और जो मारने वाले हैं वो भी हिंदू हैं। तो आपस में भी ये कट्टरपंथ जो बात आ रही है ये सामने आई है, नौजवानों में इस बात को लेकर के रोष रहा है। तो इस तरह की घटनाओं को उपकार जी कैसे रोका जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो युवा देश के इसमें क्या जिम्मेदार, भूमिका निभा सकते हैं इसको रोकने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो देश के जो जी जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। उनको चाहिए कि देश जी के सामने आकर के लोगों से अपील करें, लोगों से निवेदन करें कि देश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आपस में भाईचारा कायम रखें, मैत्री करुणा लोगों के अंदर होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर एक बात कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर देश के लोग तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलें तो मुझे लगता है कि ये जो कट्टरता है इसका हम लोग खात्मा कर सकते हैं और मानवीय जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चला जा सकता है। जी अगर हम लोग बुद्ध की राह को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि देश जो है मानवीय चीजों को महत्व दे सकता है, कट्टरता खत्म हो सकती है, लोगों में भाईचारा, मैत्री और प्यार उत्पन्न हो सकता है। अब जो धर्म या जिस भी धर्म के लोग हैं वो अपनी अपनी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। जैसे हिंदू हिंदू की मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम मुस्लिम की मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो बौद्ध की विचारधारा में आए तो जब वो ऑलरेडी एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो बुद्धिज्म वो कैसे आ सकते हैं वो लोग? देखिए यही तो देश की विडंबना है, हर कोई आदमी बटा हुआ है, हर धर्म कहीं ना कहीं
एक मैंने किताब पढ़ी थी जिसका नाम था धर्म एक अफीम, मोहम्मद शकील जी द्वारा जी। लिखी हुई थी। उनमें एक बात मुझे अब तक याद है, उन्होंने कहा था कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक्चुअली जो शकील जी हैं वो कहते हैं कि धर्म ही सिखाता है आपस में बैर रखना, क्योंकि हर कोई धर्म ये जी। कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, और जहां श्रेष्ठता और निम्नता की बात आ जाती है, मेरा मानना है कि वहां द्वेष और ईर्ष्या और झगड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म एक व्यक्तिगत ऐसा धर्म श्रेष्ठता है, की बात कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत की बात नहीं आ रही। जी। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत की बात अगर कहीं कोई करता है तो वो बुद्ध धर्म करता है। बुद्ध करते हैं जो पूर्ण रूप से मानवता पर आधारित है, करुणा पे, भाईचारे पे, मैत्री पे, ठीक है, इन चीजों पे, इन सिद्धांतों पे आधारित है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर लोग एक इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विश्व में नाम कमाना चाहते हैं, तो बुद्ध के सिद्धांतों को ही अपनाया जाए तो कुछ भला हो सकता है। वरना तो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, उसके परिणाम आप देख ही रहे हैं। जी जी जी। प्रोफेसर रुमाल सिंह जी, उपकार बावरा जी ने जो चर्चा की है कि सभी धर्म कट्टर हो गए एक दूसरे के प्रति, और बुद्धिज्म की तरफ अगर इसमें आ जाए, अगर उस विचारधारा से जुड़ जाए, भले ही वो अडोप्ट ना करें लेकिन जुड़ जाए तो उसका फायदा मिलेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए मनीष जी, प्राचीन भारत का यदि इतिहास देखें तो उस समय तथागत बुद्ध के मार्ग पर जब ये भारत देश था, वो प्रबुद्ध और समृद्ध था, और उसके कुछ दिनों बाद हजारों सालों तक वो चलता रहा। मानवता पर आधारित था और करुणा मैत्री पर आधारित था। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री थी। मानवता के प्रति ही नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हैं उन सब के प्रति मैत्री भाव रखना। तो उसके लिए जब उस समय मैत्री भाव था, करुणा थी, एक दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार था, एक व्यक्ति के साथ एक दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री थी, उसको साथ उसके लिए सहयोग करने की भावना थी, तो उस समय हमारा देश प्रबुद्ध, पूरा भारत जो है विश्व में जगत गुरु कहलाता था, शिक्षा के क्षेत्र में और समृद्धि के क्षेत्र में। नहीं, जगत गुरु तो अब कह रहे हैं उपकार बावरा जी। अब जैसे आपने चर्चा सुनी होगी, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जगत गुरु कहलाता था, लेकिन वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं वो कह रही हैं कि अब हमने जगत गुरु बनाया है, देश को विश्व गुरु बना दिया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? वो तो ये भी कहते हैं कि हमने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कायम कर दी। वो तो ये भी कहते हैं कि 5 करोड़ रोजगार हम लोग जो है प्रति वर्ष देंगे। तो इस तरीके की जो लोल कपोल बातें हैं वो करते आए हैं। उनका काम जो है यही है कि लोगों को किस तरीके से बरगलाया जाए, बहकाया जाए। विश्व गुरु अगर भारत होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा डाउन ना होती। आपको पता है आज देश का रुपया सबसे निचले स्तर पर चला गया है। देश में बेरोजगारी चरम पर ना होती, देश में भुखमरी ना होती। भुखमरी के आंकड़े आपने पढ़े होंगे। भुखमरी के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से ही पीछे है। तो ये चीजें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है झूठ बोलना, और सबसे बड़े झूठे आज के समय में अगर कोई है तो वो माननीय मोदी जी हैं। उनसे बड़ा झूठा हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा। चलो, आप ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं, उसके बावजूद भी वो जीत रहे हैं। आप चाहे कोई भी चुनाव को लेकर के आए, चाहे केंद्र के चुनाव है या किसी भी राज्य के चुनाव, इन घटनाओं का खूब विरोध भी हो रहा है जो घटनाक्रम, उसके बावजूद भी वो जीत रहे हैं। मैं बता रहा हूं देश में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी संख्या कम है और देश में अंधभक्तों की संख्या ज्यादा है। अब जो अंधभक्त हैं उनका ये सरकार फायदा उठा रही है। अंधभक्त
जिनको सरकार जो है अपने इशारों पे नचाने का काम करती है, उनको 5 किलो राशन में ये सरकार अपना बना लेती है। ठीक है, वो इस तरीके के लोगों की संख्या ज्यादा है। उनको समझाने में, उनको बताने में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। उनको समझाना बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। अगर वो समझ जाते हैं तो परिवर्तन हो सकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी समय समय पे अपना हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खेलती रही है, खेलती रहेगी और सत्ता में आती रहेगी। यही इसका इतिहास रहा है। जब जब आप बाबरी मस्जिद का मामला उठा लीजिए, ठीक है, तो ये इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का कि जब भी इसको सत्ता में आना होता है, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और बहुत अच्छे से आज के समय में इसने अपने आप को काबिज किया हुआ है। तो अंतिम सवाल है उपकार बावरा जी आपसे, जो जितनी भी जो चर्चाएं हमने की हैं, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, और बहुत सारे बेरोजगारी की भी जैसे आपने बताई है, और भूखमरी भी बताई है, रुपया भी गिरता जा रहा है, और इसके साथ साथ में जो हिंदू मुस्लिम के जो दंगे भी हो रहे हैं, छोटे मोटे झगड़े भी हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के मारने की बात आई है, मुस्लिम हिंदू को मारने की बात आई है। तो राजस्थान के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी को कितना फायदा होगा इसका? पूर्ण रूप से बीजेपी को ही फायदा होगा, जहां तक मैं देख रहा हूं। अगर लोग, जनता समझदारी से, अपनी जिम्मेदारियों से एक लोकतांत्रिक जो हथियार है हमारा वोट, उसका सदुपयोग करती है, तो निश्चित तौर पे जनता को फायदा होगा। और अगर वो अपने लोकतांत्रिक हथियार का सदुपयोग नहीं करती है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश जो है, मतलब एक, मैं कहूँगा, पिछड़ता जा रहा है हर तरीके से, उसी तरीके से राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो भी निष्क्रिय रूप, मतलब वास्तविकता में पिछड़ जाएगा। और हिंदू मुस्लिम की आग में तो जल ही रहा है, और बहुत बुरे हालात उस प्रदेश के हो जाएंगे। वहाँ की जनता जो है बेरोजगार हो जाएगी। आज भी बेरोजगारी का आंकड़ा, बेरोजगारी चरम पर है। तो ये सारी चीजें वहां पे भी हो जाएंगी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ जाती है और लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते। उपकार बावरा जी, एक लास्ट क्वेश्चन और है। जो नुपुर शर्मा से एक घटना शुरू हुई थी, जैसा जो कन्हैया लाल है जिनकी मौत हुई है, उसने नुपुर शर्मा को वो किया है, समर्थन किया अपने मोबाइल से, और उसको उसके लिए उनको मार दिया गया, और उनको धमकी भी मिली है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि मुझे धमकी मिली है इस तरह। और बाद में वो लोग, वो पूरा घटनाक्रम सभी को पता है कि वो लोग आए और उनको नाप दिया पहले अपने कपड़े का, और उसके बाद में उनका धारदार हथियार से उनकी गर्दन को कलम कर दिया, और उन्होंने वीडियो भी जारी की है। अच्छा, घटना शुरू हुई है नुपुर शर्मा से। नुपुर शर्मा ने एक धर्म विशेष का जो आराध्य है उसके विरोध में कुछ बोला, तो उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक अल्ट न्यूज के पत्रकार हैं जो फैक्ट चेकर हैं, उनका यूट्यूब पे शायद चैनल है कोई, तो उन्होंने 2018 में कोई फैक्ट चेक किया और एक पोस्ट सोशल मीडिया पे, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने प्रचारित की, जिसमें बताया गया कि उन्होंने कोई कंटेंट ऐसा डाला जिससे हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अब पता नहीं वो कंटेंट था क्या, वो एक पोस्टर टाइप था, बताया जा रहा है ऐसा। उस पोस्टर में हिंदू देवी देवताओं के चित्र जो है उसने लगाए, और उससे जो है हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। तो उसके ऊपर 153A और शायद 295 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। यही धाराएं नुपुर शर्मा पर भी लगी हुई है। नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रही हैं, तो यही धाराएं नुपुर शर्मा जी पर भी हैं, और यही धाराएं मोहम्मद जुबैर नाम है उनका, मोहम्मद जुबैर पर भी हैं। बावजूद इसके मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस 3 दिन पहले अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ये जो नुपुर शर्मा है, ये 6 जून का मामला है शायद इनका, 6 जून को इनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, ऐसा मेरी तारीख ध्यान नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी उसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बावजूद इनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला रवैया है। ये इनके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो प्रवक्ता है
प्रवक्ता रही हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो में प्रवक्ता है, आपका कहना ये है कि वो बीजेपी से इस रही हैं। तरीके का दोगला रवैया भारतीय जनता के प्रति जो है अपनाया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं उनको आज तक आजाद खुला छोड़ रखा है, लेकिन एक पत्रकार जो समाज को दिन रात असलियत से रूबरू कराने का काम करता है, देश के लोकतंत्र को और संविधान को जिंदा रखने के लिए हर समय तत्पर रहता है, उसको इस सरकार में 2 साल पुराने मामले में मुकदमा दर्ज करके आज जेल के अंदर ठूस रखा है। और नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है वो आज तक आजाद घूम रही है। तो मैं खुले तौर पे कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। जी जी, उपकार बावरा जी, आपने कई विषयों पे हमारी चर्चा हुई, आपने अपने विचार दिए हैं, और जागो और जगाओ की चर्चा में जुड़ने के लिए प्रोफेसर रुमाल सिंह जी और उपकार बावरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इस तरह के विषय उठाते रहेंगे और हम लोगों तक जानकारी देंगे।